अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आई थॉट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सूबाई वज़ीर से कराऊँ जिनकी वजारत इतनी अहम है, लेकिन हम अक्सर उसके बारे में ना बात करते हैं ना सोचते हैं, लेकिन उस मौजू के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी मुल्क की 3% अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ साथ इंसानी हकूक़ के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव है इन द प्रोविंशियल असेंबली। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एजाज आलम ऑगस्टीन आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, वेलकम टू द शो। एजाज साहब, इतनी अहम मिनिस्ट्री, ये कैसे हुआ, कब हुआ, सियासत में इंटरेस्ट कैसे आया? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत कम अहमियत दी जाती है इस मिनिस्ट्री को जनरली, अगर हम आम आवाम की भी बात करें? आपको कैसा लगता है कि जब इतनी तरजीह नहीं दी जाती? अभी ऐसा नहीं है, ये पहले था। अभी तो देखें, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ऐसी है कि जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी है वहाँ वहाँ ये काम करती है। तो आपको पता है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पे ह्यूमैनिटी मौजूद नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कोई डोमेन नहीं है। ये फ्री साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये चारों तरफ घूम सकती है, क्योंकि जारी बात है कि हमारे चूँकि अदम बर्दाश्त का माशरा है और इसलिए यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ज़्यादा होती है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो इस वजह से हम समझते हैं, ख़वातीन को भी हम समझते हैं कि ये उनको कई इलाकों में तो उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत से देखा जाता है। तो कई दफ़ा हम देखें चाइल्ड राइट्स पे बात करते हैं बच्चों से, फिर भी आज भी बच्चों से मशक्क़त वैसे ली जाती है और उनको भी उसी तरह ने। फिर हम जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके साथ भी हमारा सलूक कोई इतना बेहतर नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके लिए हमने बड़े एक प्रोग्राम शुरू किए हैं कि इसमें अवेयरनेस होना बाकी। अच्छा, लोग आते हैं आपके पास अपने मसाइल लेके? बिल्कुल, हमारे पास देखें, पहले लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता ही नहीं था, आगाही नहीं थी। तो एक तो मैं बताता चलूँ कि हमने इस साल में इस तरह के एक्शन लिए हैं कि अब ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है उसका एक आपको नज़र आता है वाज़ेह काम। अच्छा, अगर आप मेरी फिंगर टिप्स पे गिनवाएं तो क्या क्या आपकी नज़र में आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें अचीव की हैं? जी, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि देखिए, पहले होता ये था कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे जो प्रोविंशियल जो कैपिटल वहाँ से ऑपरेट किया जाता था। तो अब जो लाहौर में वाक़या होता था वो तो यहाँ पे मीडिया ज़्यादा होने की वजह से हाईलाइट हो जाता था। अब जो राजनपुर में वाक़या होता था उसको कोई पूछता भी नहीं था। तो हमने आते ही इस पर काम शुरू किया और अब हमने हर डिस्ट्रिक्ट के सेल बना दिए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स सेल वहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें हमारे 2 हमने सिविल सोसाइटी से लोग लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके चेयरमैन होंगे, उसके बाद जो DPO है, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट जेल है, और उसके बाद EDO एजुकेशन है, EDO हेल्थ है, ये तमाम उसके मेंबर। ये सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी साथ साथ आ गई ना? ब्यूरोक्रेसी के देखें, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी से कैसी बनती है? देखिए, काम एक्चुअली जो फील्ड वर्क है वो जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने करना है, लेकिन आपकी हुकूमत की, आपकी सूबाई हुकूमत पे चले आ जाते हैं। लेट्स लिमिट आवरसेल्व्स टू दैट बिकॉज आपकी मिनिस्ट्री की बात हो रही है। तो उनसे आपकी कैसी अलाइनमेंट है इन मामलात पर? देखिए, इस मामला पे अभी तो बहुत ज़्यादा, जब हम पहले इक़्तिदार में आए थे, पहले 3 माह तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम थे, लेकिन अभी देखें ब्यूरोक्रेसी सारी जो है हमारे साथ ऑन बोर्ड है और जिन जिन लाइनों पे काम करना चाहते हैं वो हमारी मदद करती है। राइट। आप खुद माइनॉरिटी का हिस्सा हैं एजाज साहब, आपके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी? यानी कि जब हम एक आम माइनॉरिटी के शख्स की बात करते हैं, एक आम आदमी की वैसे ही आप बात कर लें तो उसके लिए वैसे ही हज़ारों लाखों मुश्किलें हैं, लेकिन जब हम माइनॉरिटीज़ की, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई हेट सेइंग इट माई सेल्फ, लेकिन जब हम ख़ास माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इतने लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि किसी भी पेशे, प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाएँ
तो एक लेवल पर आने के बाद उनको लगता है कि उन्हें बाहर, मुल्क से बाहर ही जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी तरक्की में भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, बिकॉज देर अ पार्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। क्या आपको भी ऐसी मुश्किलें दरपेश थी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो अपनी बात नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मेरा तो 99% जो बिज़नेस था वो मेजॉरिटी के साथ था, तो इसलिए मुझे तो इस तरह ऐसा कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मिनॉरिटी, देखें ये डेफिनेटली ये डिप्राइव सोसाइटी का हिस्सा आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि डिप्राइव्ड है? हाँ जी, और ये जरूर ये अच्छा, दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटीज होंगी वो एक डिप्राइव सोसाइटी का हिस्सा होगा। नॉट रियली। डेमोक्रेटिक स्टेट्स वेस्ट में डेवलप्ड मुल्क, आप अमेरिका के एग्जांपल ले लें, कोई भी चला जाए उठ के कुछ भी अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। देखिए, हम जब इंडो पाक की बात करते हैं, हम जब इस एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में देखें हमसे ज्यादा लेट्स नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स। अगर हम आज अपने ही मुल्क पर लिमिट कर लें, क्योंकि इतना मौका मिला, अगर आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, आप वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, तो आप मुझे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको कितनी मुश्किलें दरपेश थी। आप कह रहे हैं आपको नहीं थी, बट एट लार्ज यू डू एडमिट कि प्रॉब्लम्स दरपेश हैं माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ इसमें थोड़ी सी। देखें, हमारे हम पिछले 70 साल में देखें तो यकीनन ये मुश्किलात थी, जैसे आपने देखा कि, और आप कह रहे हैं इनफैक्ट आज भी। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने परसों प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 70 साल के बाद किसी स्टेट ऑफ हेड ने उन इश्यूज को डिस्कस किया है जो कि कभी हुआ ही नहीं। कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह आके खुले अंदाज में, स्पेशली फोर्स कन्वर्शन पे और ये जो हमारे जो मजहबी मकाम आते हैं उनके बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने की है, बिल्कुल की, और बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर जगह खबरें शाये हो रही हैं। बट आप इस बात में मुत्तफिक हैं कि नहीं कि माइनॉरिटीज़ को आज भी तरजीह नहीं दी जाती? देखिए, मैं आज हमारी हुकूमत के आपको मैं जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, नो बट प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? प्रॉब्लम्स तो देखें, प्रॉब्लम माइनॉरिटी के अकेले नहीं है, मेजॉरिटी के भी नहीं, माइनॉरिटीज के लिए है ज्यादा कि नहीं है? ज्यादा बिल्कुल मसाइल हैं, कुछ जगहों पे हमारे साथ वो इस तरह के 5% कोटा में मसाइल मौजूद हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन भी मौजूद है। देखिए, ये किसी भी स्टेट का काम नहीं होता, ये एक माइंड सेट होता है, और माइंड सेट ने हमेशा तब्दील होना होता है एक अवेयरनेस। लेकिन आप उसके लिए कुछ काम करेंगे मज़ीद, और तो चीजें बेहतर होंगी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जब मुझसे इस बारे में पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह लोगों के माइंड सेट को चेंज करना चाह रहे हैं। आपने कहा जो इकदाम ले रहे, तो एक इकोनॉमी हर चीज़ की जो होती है ना, चीज़ को ठीक कर देती है। घर में पैसे आएंगे, घर के हालात खुशहाल रहेंगे, मुल्क में पैसे आएंगे, मुल्क के हालात खुशहाल रहेंगे। उसी तरह आपकी मिनिस्ट्री को आई बिलीव दिसंबर 2018 में 30 मिलियन रुपए का फंड मिला माइनॉरिटीज़ के लिए।
for this special task. Is that right? हमें 438 मिलियन का 438 मिलियन का। तो किन चीज़ों पे एलोकेट किया गया, क्या हुआ? हमारी जो माइनॉरिटी की स्कीम्स थी, चर्चेस की थी, डेवलपमेंट स्कीम्स थी, वो सारी हमने। ये पैसे किस तरह यूज़ किए गए? ये हमने जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स थी, हमारी फैसलाबाद में थी, मुल्तान में थी, बहावलपुर में थी, लिया में थी, नारोवाल में थी, सियालकोट में थी, लाहौर में थी, शेखपुरा में थी, गुजरांवाला में थी, ये सारे फैसले यूटिलाइज हुए। किन किन चर्चेस वगैरह पे काम किया गया, कितने आपके पास रफ नंबर्स होंगे? हमारे पास कुछ मंदिर भी हैं इसमें, कुछ गुरुद्वारे भी हैं और कुछ चर्चेस पे भी इसमें काम शुरू। और ये फंड्स उधर? हाँ जी, बिल्कुल दिए गए, पैसे लगाए गए, पैसे लग गए। क्या काम हुए उधर? उस पे रोड्स बने हैं उन इबादत गांव के इर्द-गिर्द? इबादत गांव के नहीं, सारी जहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, अच्छा, जो हमारी कम्युनिटीज में सारे यूटिलाइज हुए हैं पैसे। राइट, और ये सारे पैसे अब यूज हो चुके हैं? फिर उसके बाद अभी जो हमें फ्रेश बजट में हमें 1 अरब रुपया दिया गया, और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमें इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। और इसमें हमने नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम पहले ये होता, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी जहानाबाद है, यहाँ लाहौर में। वहाँ पे आप जाके, पिछले जो हमारे वज़ीर आला रहे हैं उनका हल्का भी रहा है, आप जहाँ वहाँ जाके उनकी हालत देखें, उन सड़कों की हालत देखें। तो अभी अब हम हर साल 2 आबादियों को मॉडल फैसिलिटीज़ दिया करेंगे। उसके लिए पहले हमने चुनाव किया, अभी थोड़े दिनों तक हम वहाँ पे इफ्तिताह करेंगे। हम उस आबादी को मॉडर्न, जिस तरह के जो पहले फंड्स आए थे उनसे ऐसे ही कुछ काम हुआ? वो तो डेवलपमेंट स्कीमों पे थे, लेकिन ये हम नई लेके आए हैं, तो वो भी तो डेवलपमेंट काम ही है ना। ऐसा नहीं जो है, आपने उन चीज़ सड़कें ठीक की हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एलोकेशन एक सेपरेट है। हम 2 आबादियां हर साल, जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ की आबादियां होंगी, उनको मॉडल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और वो एक ब्लॉक एलोकेशन सेपरेट है। हर साल 2 होंगी। पहले साल हमने एक आबादी जहानाबाद को सेट किया, एक हिंदुओं की आबादी रंजा खां में की है। इन आबादियों को हम तमाम मॉडल फैसिलिटीज़ देंगे, जस्ट लाइक मॉडल टाउन। राइट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करेंगे? देखिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो सबसे बड़ा गिला और शिकवा है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में क्या किया जाएगा? देखिए, मैं आपको ज़ाती तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब हमने 5% कोटा हासिल किया था, तो अब आके हमने महसूस किया है कि वो काफ़ी नहीं था। हमने 5% कोटा मुलाजमतों में तो हासिल कर लिया। अब जाकर जब हमने तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट से डाटा मंगवाया, तो हर जगह एक ही बात थी कि एलिजिबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो असल में जो काम करने वाला था वो था हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोटा चाहिए था ये काम करने, और उसको हमने शुरू किया है। अभी सिर्फ हमारा नोटिफिकेशन होना बाकी है, बाकी हमने तमाम उस पर काम। नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा? इट शुडंट टेक लॉन्ग, क्योंकि सब चीज़ अब आपके हाथ में, आप मिनिस्टर हैं माशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें थोड़ा सा देर इसलिए हुई है कि हायर एजुकेशन सेपरेट उस पर काम कर रहा था। जो ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी ज़्यादा होती है ना। मसला ये एजाज साहब के उधर जी वो खत जाएगा, खत आएगा, दस्तखत होगा, ATC जाएगा, उधर से जी एक ब्यूरोक्रेट बीच में शामिल होंगे, उधर जी मिनिस्टर साहब के पास वापस आएगा, फिर वापस खत जाएगा। ये है, ये बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें आप तो एक नौजवान का पूरा साल जाया कर बैठे। आप साल इसलिए कि हमारे पास, हमने एक माइनॉरिटी एम्पावरमेंट पैकेज बनाया था, उसके 5 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट ये था कि हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल। आई अंडरस्टैंड, बट आम आदमी ये बात नहीं समझता। जो सेंटेंस मिशन थी, जो अब मैंने जेलों में विजिट किया तो मैंने देखा कि मुस्लिम के लिए तो ईद उल फितर पे, ईद उल जुहा पे भी 2-2, 3-3 माह की राइट होती है, और फिर वो जेलों में जो अपना एक दीनी तालीम हासिल करते हैं उसमें भी रहते हैं, लेकिन ये नॉन मुस्लिम के लिए कुछ नहीं था। फिर हमने इस पे काम किया, और अभी खुदा का शुक्र है कि अभी इस पे सारा काम हो चुका है, और एक उनको अब ये एडवांटेज मौजूद हाँ है। नहीं, दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट दे रही है। कब?
बिल्कुल मैंने कहा कि ये मिनॉरिटी एम्पावरमेंट का ये मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया। पहले मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन पे। आई अंडरस्टैंड यू गॉट ग्रेट प्लान्स बट इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन अगले महीने तक ये नोटिफिकेशन हो जाए। चले इंशाल्लाह। तो तीसरा था उसमें कि जो हम देखिए हम हायर एजुकेशन के लिए कर लिया हमने। अब हमारे नौजवान जो मैट्रिक से ऊपर तालीम नहीं हासिल करते थे उनके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का प्लान किया। वो हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के साथ हमने MOU साइन किया और वो हमारे नौजवान को हर साल वोकेशनल ट्रेनिंग किया। वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग पे तो वो एक ही सतह पे पूरी जिंदगी रहेंगे। अगर आप उन्हें अच्छी हायर एजुकेशन की तरफ ज्यादा देखिए आप देखिए मेरी बात टर्न कर दें तो वो देखें ना, उनके लिए इतने कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर भी उसमें शामिल है। तो उसमें ये होगा कि नहीं पढ़ाई भी तो साथ साथ और मजीद जरूरी है। पढ़ाई देखें अगर किसी के घर के मसाइल ऐसे हैं, अगर किसी के घर के मसाइल ऐसे हैं कि बेटा एक है उसी ने घर को चलाना है, उसका बाप नहीं है, तो डेफिनेटली हम आई एम सॉरी टू से दिस पर्सनली, शायद मेरी सोच ऐसी है कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। अगर आपने उसे वोकेशनल ट्रेनिंग करा के एक ही देखिए हमने उसके लिए चॉइस है ना, फैक्ट्री टाइप वर्कर बना देना है, तो हमने हायर एजुकेशन भी कर लिया स्किल डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे मैं बताता चलूँ कि हमने अकेला ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी ढूंढेगा। हम उसको 5 लाख रुपया देंगे उसको बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर वो छोटा इसमें हमने 40% खवातीन को रखा है। 40% रेशो ये है, 40% बच्चियाँ होंगी, 60% नौजवान। एक बच्ची अगर ब्यूटी पार्लर का कर लेती है, ठीक है, तो वो 5 लाख से अपना काम कर सकती है। फिर देखेंगे चॉइस है। अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो उसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप भी रखा है। उसका कोटा क्या है? उसका अगर कोई बच्चा कहता है जी मैंने PhD करनी है तो हम उसको A to Z उसका पूरा खर्चा। आपके पास कोटा भी होगा ना? कितना है? कोटा नहीं है, ये स्कॉलरशिप्स के लिए आप कोई भी चाहेगा मिल जाएगी। ये मिनॉरिटी के लिए है, जितने भी आ जाएं। यू डोंट हैव एनी लिमिटेशन टू योर बजट? लिमिटेशन तो डेफिनेटली है। वो क्या है? वो ये है कि हमने एक स्पेसिफिक बजट है हमारे पास 2 बजट है। एक हमारा 5 करोड़ का बजट हमारे डिपार्टमेंट का है, ठीक है, वो हम तमाम को देते हैं। 5 करोड़। एक हमारा पैफ के साथ है, इसकी लिमिट नहीं है। ये हमारे पास जितने कैंडिडेट्स आएंगे उसके मुताबिक सेट होगा कि किसको कितना। मैं भी एक इंसान हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी भी अपनी एक इंडिविजुअल राय है। और मेरी राय में अगेन जब हम अपने ही मुल्क के लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन अगर एक मीडियोक्रेसी की सोच के साथ लिमिट कर देते हैं कि जी बेटा आपने घर चलाना है, अब बेटे आप जाके ये फैक्ट्री टाइप काम सीखे। मैं फैक्ट्री टाइप कहूँगी इसे, वोकेशनल ट्रेनिंग इज जस्ट अ वेरी फैंसी वर्ड गिवन टू दिस फैक्ट्री टाइप ऑफ अ वर्कर। तो बेचारा पूरी ज़िंदगी उसी में लिमिट हो जाता है, उसके लिए दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाती है। सो वी जस्ट होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने की कोशिश करें। इफ़ लाइक यू सेड देयर इज नो लिमिट टू इट, टू द बजट जो आप कह रहे हैं। 5 करोड़ का बजट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी कौन कोलैबोरेशन? मैंने बताया 5 करोड़ का ये हमारा डिपार्टमेंटल है, उस पर तो हम हर साल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये पैफ के साथ हमारी जो नया MOU है इसमें एक लिमिट नहीं है।
राइट, सो लेट्स होप लोग आए इस तरफ की एक मेडियोक्रेसी की सोच से निकले। वेल, एजाज साहब, आपके करियर पे बात हो रही थी, आपने कहा आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट नॉट एज मच जितनी बाकियों को शायद होती है, ऐसा क्यों है? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास हमने एक पूरा सर्वे किया है, हमारे साथ ज़्यादा नफरत जो है वो हमारे जो लोग सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनके साथ की जाती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। और हम अपने लोगों को, अब जाहिर बात है हमारे चर्च लेवल पर भी हम अपने तौर पर भी पॉलिटिकल भी कोशिश कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में भी जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, उन लोगों में भी वकला आ रहे हैं, उन लोगों में भी। तो जो एजुकेशन आगे बढ़ती जा रही है तो वो उन लोगों में भी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज भी पाकिस्तान में उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो इंडिया में मौजूद है। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर आवरसेल्व्स, ऐसे आप अपना घर ठीक रखें। हाँ जी, आई डोंट वांट टू कंपेयर। हाँ जी, तो लेकिन देखिए कुछ लोग हैं, एक मैं क्यों इंडिया से कंपेयर करूं, मैं अपने घर को क्यों ना ठीक करूं? तो वो तो जारी बात है, शुरू किया है अभी। राइट, सो लेट्स स्टिक टू दैट मिनिस्टर साहब। सो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपको इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था, आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, आपने जब अपनी डिग्री हासिल की उसके बाद पहला काम क्या किया? पहली मेरी अपॉइंटमेंट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुई थी, तो चूँकि उस वक्त वहाँ पे लसानियत बहुत का बड़ा टॉप पे थी, तो चूँकि मेरी बैकग्राउंड पंजाबी थी तो उन्होंने कहा जी कि मेरी वहाँ पे एज ए सीनियर टाउन प्लानर जॉब हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कि आपका तो ये राइट ही नहीं है, आप आर यू सीरियस? ये सुनने को मिला। अच्छा, तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं इधर ही लगा रहूँ, जारी बात है उस ज़माने में नौकरी मिल गई उधर, नौकरी तो, लेकिन वो मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये किसी ने मुझे बताया कि ये बंदे तो आपको बोरी बात लाश दे देंगे अगर आप यहाँ से गए ना, तो फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। अच्छा, पंजाबी होने पे प्रॉब्लम था पहले? आपने बताया ना कि उन्होंने कहा कि जी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, पहले तो इस पे हाँ जी, ये 84 की बात है। तो वो ज़ाहिर फिर उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि अब मैंने कोई नौकरी नहीं करनी, तो फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, तो फिर मैंने प्राइवेट ही अपना काम। उसमें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उसमें मुझे आज तक कभी इस तरह की, देखिए मेरा तो जो फील्ड था, मेरा जो प्रोफेशन था, मेरा जो बिजनेस था, वो तो सारा रिलेटेड था मेजॉरिटी के साथ। ठीक, तो मुझे तो एज सच कभी भी किसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं होता कि लोग ज़रा प्रेफर करते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी के लोग हों, अपनी ही एथनिसिटी के हों उस बिजनेस डीलिंग में भी? क्या ऐसे कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, राइट। तो आप अपना कारोबार करते गए, सियासत की तरफ कब ध्यान पड़ा? 1997 में मैंने जब इलेक्शन, उस वक्त सेपरेट इलेक्शन थे, तो मैंने पहली दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। तो वो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन ये थी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका हल्का था और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 6000 के करीब गांव थे, तो वो सारों से मैंने वोट लेने थे। तो ये था आई थिंक आपकी ज़िंदगी का असल चैलेंज। हाँ जी, तो लेकिन वो मैं इस स्टाइल से जीता कि जितने मेरे वोट थे, बाकी मेरे सब मुकाबले में 5 कैंडिडेट थे, उनके सबके मिला के भी मेरे जितने नहीं बनते थे। ये कैसे हुआ? तो ये बस आप देखें, यानी आप बात करें, अच्छा इखलाक रखा आपने, कुछ ऐसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बस थे तो, जो लोगों को बातें अच्छी लगी? एक तो आपने वो इंग्लिश की मिसाल सुनी है कि न्यू ब्रूम स्लीप क्लीन वाली बात। तो एक तो मैं पहली दफ़ा उसमें मेरी एंट्री थी, तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो एक मैं बात बताता हूँ कि मैंने 1-2 काम ऐसे किए जो कि मैंने पॉलिटिक्स में आते ही, मुझसे किसी ने कहा जी ये पुल बना दें, तो आप बाद में बना देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पहले बना दूंगा। तो वो मैंने इलेक्शन से पहले उनको बनवा दिया।
तो एक दो चीजें ऐसी की, फिर वो उन्होंने कहा यार ये बंदा तो He's a doer. ये काम करने वाले लगते हैं। हाँ जी, ये तो उन्होंने पहले ही करवा दिया, तो ये बाद में, तो इस वजह से मुझे पूरे गांव के वो मतलब एक गांव था उसका कोई 2000 वोट था, तो उसमें सिर्फ 14 वोट जो है ना वो सेपरेट गए थे, बाकी सारे मुझे पड़े थे। और पीटीआई फिर कैसे पहुंचे? तो मैं पहली दफा जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, तो फिर दूसरी दफा मैंने बिला मुकाबला हो गया, तो उसके बाद मैंने 2012 में जो पीटीआई ज्वाइन की। पीटीआई ज्वाइन इस तरह की कि मुझे एज ए क्रिकेटर तो इमरान खान बहुत अच्छे लगते थे, तो उसके बाद जब मैंने इनकी स्पीचेस सुनी, फिर जब स्पेशली शौकत खानम की इनकी, मैंने कहा ये डेडिकेटेड इंसान है और इनके साथ काम करना चाहिए। उससे पहले मैं कभी भी किसी को इतना ज़्यादा, दुनिया भट्टो को बहुत बड़ा लीडर मानती है, मैं कभी भी भट्टो से किसी बात से इंस्पायर नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता बेनज़ीर भट्टो जो थी उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी में जो इस तरह वो काम कर रही थी, उनकी स्ट्रगल मेरी मुझे अच्छी लगी कि वो जिस तरह एज ए इस माशरे में ख़वातीन होते हुए जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। तो अब आप खुश हैं तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से? आई मीन ऑफ कोर्स यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सवाल बनता तो नहीं, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे खुश हैं? जी, मैं देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसका नाम इमरान खान है वो कभी हारता नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब ट्रैक पे चल पड़ा है। वक्त की कमी है, इसलिए आई हैव टू कट दिस इंटरव्यू शॉर्ट, एंड ख़ास आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बड़ी कैंडिडली और बड़ा दिल खोल के आपने बात की। जो मसाइल हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के, ह्यूमन राइट्स पे अनफॉर्चुनेटली इतनी बात नहीं हो सकी, सो लेट्स लीव दैट फॉर अनदर डे। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।